शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछ रहे हैं कि एलिमेंट किस फंक्शन से रिलेटेड है। सबसे पहले फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हमने देखा है कि फोटो सिस्टम 2 में रिलेटेड है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटो सिस्टम 2, फिर फोटो सिस्टम 1 आता है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में ज़रूरत हमें पड़ता है मैंगनीज की। अब डाइज़ोट्रॉफी क्या है? ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो माइक्रोब्स करते हैं, उसको बोलता है डाइज़ोट्रॉफी। तो इसको ज़रूरत पड़ती है। सपोज आपको इसके बारे में नहीं पता तो हम जाते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जिसमें प्रेजेंट होते हैं 3 कॉपर आयंस। तो सी से आपको सी याद रह जाएगा, सी और सी साइटोक्रोम और कॉपर। इसमें आयरन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जब आयरन ऑप्शन में नहीं है तो हम जाएंगे कॉपर के साथ। और ये बायोसिंथेसिस ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड जो कि ऑक्सिन का ही सिनोनिम है, तो इसके फॉर्मेशन में ज़रूरत पड़ता है जिंक का, क्योंकि जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जो कार्बोक्सिलेसिस और भी बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। तो बायोसिंथेसिस में जो एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है उसमें जिंक उसको एक्टिवेट करता है। अब बच्चा मोलिब्डेनम और बोरोन। डाइज़ोट्रॉफी में जो नाइट्रोजेनेसिस सिस्टम्स होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, उसमें मोलिब्डेनम और वेनाडियम जो है ये 2 काम आते हैं। तो डाइज़ोट्रॉफी में जाएगा मोलिब्डेनम। अब आप देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें पूछ रहा है सारे रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन के बारे में। इसमें सबसे पहले है सिग्मा फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज में 5 फैक्टर्स लगे हुए होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इज यूज्ड फॉर द असेंबली ऑफ द कोर एंजाइम एंड प्रमोटर रिकॉग्निशन ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। तो सिग्मा फैक्टर क्या काम करता है? क्योंकि ये लगेगा तभी ही इनिशिएशन शुरू होगा, तो इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन शुरू होगा, तो इसका जाता है इनिशिएशन। कैपिंग हमने देखा, कैपिंग होता है किस पोर्शन में? कैपिंग होता है 5' एंड में। कैपिंग होता है 5' एंड में। टेलिंग जो पॉलीएडेनाइलेशन हम बोलेंगे, तो ये होता है किस एंड में? 3' एंड में। तो टेलिंग है 3' एंड में। कोडिंग स्ट्रैंड है 5' to 3', और उसकी जो ऑपोजिट वाला स्ट्रैंड है उसे हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये है कोडिंग स्ट्रैंड, दूसरे वाले स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर में बोलूँगी। इसमें पूछ रहा है, बिल्कुल नाम पे ही इसका आंसर है, ये सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। इसको छोड़ के सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो अपने स्पेसिफिक सीक्वेंस के बाद कट करते हैं। ई को R1 नाम से ही पता चल रहा है, एस्चेरिचिया कोलाई। ये जाएगा इनटू, ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जो लैब में काम कर रहे हैं, जिनका काम ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, वो जानते होंगे कि ये एक प्लाज्मिड है जो ट्रांसफॉर्मेशन में काम आता है। ये बनाया जाता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसमें हम मार्कर जीन्स भी डालते हैं, रेजिस्टेंस जीन्स जो है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। साइंटिस्ट्स के ऊपर स्लेट हमेशा से क्वेश्चन पूछता है, हमेशा अलग अलग साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो इस बार वाला भी थोड़ा अलग था। ये आप ना कोई गेस करके कर सकते हैं, अनलेस आपको किसी के भी बारे में कुछ आइडिया है। तो ये शायद थोड़ा सा कॉमन है। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ये थोड़ा सा कॉमन है। तो इसमें आपके 3 ऑप्शन बचते हैं। अब अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, तुक्का लगा दीजिए। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है म्यूटेजन से रिलेटेड, जो कि पूछा जाता है काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम्स में, नेट में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। हाइड्रोक्सिल अमाइन जो कि एक अल्काइलेटिंग एजेंट है, एक्रिडाइन ऑरेंज एक इंटरकैलेटिंग एजेंट है, मतलब ये चुपके से डीएनए में बीच में एंटर करके बैठ जाता है। एक आयनाइजिंग फिजिकल म्यूटेजन है। नॉन आयनाइजिंग फिजिकल म्यूटेजन का एग्जाम्पल है यूवी रेज, और आयनाइजिंग फिजिकल म्यूटेजन का एग्जाम्पल है एक्स रेज। और है 2-अमीनो प्यूरिन, ये बेस एनालॉग है, मतलब ये नाइट्रोजिनस बेस के जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है, तो वो किसी और नाइट्रोजिनस बेस के साथ अटैच हो जाता है, गलत, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर नाइट्रोजिनस बेस के स्ट्रक्चर के बिल्कुल बराबर है। तो 2-अमीनो प्यूरिन जो है ये बाइंड करता है साइटोसिन के साथ, बॉन्ड बना लेता है। तो डी का 1 हम देखेंगे, ए सी और डी बचे हैं, ए सी और डी। एक्रिडाइन ऑरेंज एक इंटरकैलेटिंग एजेंट है जो कि काम करता है। तो एक्रिडाइन ऑरेंज का ऐसा कुछ खास काम नहीं है, ये बस बीच में इंटरकैलेट कर जाता है। तो एक्रिडाइन ऑरेंज आर मतलब दीज इंटरकैलेटिंग एजेंट्स आर in flat molecules that can slip between base pairs in the double helix. तो एक्रिडाइन ऑरेंज काम करता है डिस्टोरेशन इन डीएनए में। और एक्सरेज क्या करते हैं? एक्सरेज चूंकि एक आयनाइजिंग रेडिएशन है, तो आयनाइजिंग रेडिएशन मेनली कॉजेस स्ट्रेन ब्रेकेज। तो स्ट्रेन को तोड़ देने का काम करता है। तो ये हो गया एक्सरे का, ब्रेक्स दी फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस इन डीएनए। और बच्चा हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन काम करता है ट्रांजिशन एंड मिसपेयरिंग का। ये एक अल्काइलेटिंग एजेंट है, ये ट्रांजिशन एंड मिसपेयरिंग का काम करता है। ट्रांजिशन क्या होता है? जब एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस हो जाता है, या एक पाइरिमिडिन दूसरे पाइरिमिडिन से रिप्लेस हो जाता है, तो ये काम करता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन नंबर, क्लेथरीन कोटेड वेसिकल इन टीजीएन बडिंग। टीजीएन का फुल फॉर्म है ट्रांस गोल्गी नेटवर्क। तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी उसका काम नहीं है? तो जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेजेस अगेंस्ट बैक्टीरिया इज। तो इसका स्पेसिफिक काम होता है या नॉन स्पेसिफिक काम होता है? ये स्पेसिफिकली रेस्पॉन्ड करते हैं एंटीजेंस में, या एक्टिवेशन का भी काम करते हैं टी सेल का? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये बोथ एक्टिवेशन स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं मैक्रोफेजेस। अनलाइक नेचुरल किलर सेल्स जो नॉन स्पेसिफिक मैनर में एंटीजन को मारते हैं, ये जो मैक्रोफेजेस है ये बोथ स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक मैनर में अपना काम करते हैं। और टी सेल रेस्पॉन्स को भी वो ऐसे साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जो टी सेल एक्टिवेशन का काम करता है। और मैक्रोफेजेस का अदर प्रॉपर्टीज है एंटीजन प्रेजेंटेशन और फैगोसाइटोसिस। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन क्रोमोसोम में वो पोर्शन है जो न्यूक्लियोलस बनाने के लिए एनकोडेड है। तो वो न्यूक्लियोलस बनाता है और वो प्रेजेंट रहता है सैटेलाइट क्रोमोसोम। एसएटी मतलब सैटेलाइट क्रोमोसोम। सैटेलाइट क्रोमोसोम्स आप अगर देखेंगे टिप्स पे प्रेजेंट रहता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में इधर,
ये है सैटेलाइट क्रोमोसोम। तो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, जो न्यूक्लियोलस बनाता है। ये इसमें जो जीन्स रहते हैं वो फॉलोइंग में से कौन सा आरएनए बनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट द टू डिफरेंट स्पीशीज कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग इन द सेम नीश और हैबिटेट। ये इसमें ऑप्शंस में अगर वेस्टमैन थ्योरी अगर आपको याद है, ये जर्म प्लाज्म से रिलेटेड है। मतलब इसमें कहा गया है कि जर्म प्लाज्म में हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट रहता है जो इनहेरिट होते जाता है। डोलोस रूल ये बताता है कि जो भी इवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल, मतलब जो हो चुका है, जो एलिमिनेट हो चुके हैं कैरेक्टर्स, वो वापस से नहीं लौट सकते आगे कभी भी फ्यूचर में। ये है डोलोस रूल। और एलेंस रूल क्या है? ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। ये एलेंस रूल और गॉस हाइपोथेसिस ये इकोलॉजी से रिलेटेड है, और डोलोस रूल भी। इसमें डोलोस रूल इवोल्यूशन से रिलेटेड है। एलेंस रूल में कहा गया है कि जो भी कोल्ड क्लाइमेट में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं उनके थिक लिम्स वगैरह होते हैं, और उनके ईयर्स, नोज, ये सब छोटे होते हैं कंपेयर टू दी एनिमल्स लिविंग इन वार्मर क्लाइमेट। तो एलेंस लॉ ये बताता है। तो बचा कौन सा? गॉस हाइपोथेसिस। ये बताता है कि इफ टू competing species coexist in stable homogeneous environment, then they do so as a result of niche differentiation। इसको हम लोग competitive exclusion principle भी बोलते हैं, अगर आपको किसी को याद है तो। इसका करेक्ट आंसर है ये। और इसमें कहा गया है कि दो एनिमल कोई भी सेम निश में कभी भी रह नहीं सकते हैं। अगर रह भी रहे हैं तो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएंगे। तो ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं ये है इजीएस्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है, जो मैंने पहले कहा वो नहीं, ये है इजीएस्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज प्रेजेंट इन। आप सभी को पता है किसमें किसमें प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट ही एक ऐसा है जिसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये शायद है इजीएस्ट। आप बताइए कौन सा है, 30 या 31। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज अंडरटेकन टू एम्पलीफाई डीएनए। सभी को पता है, कोरोना टाइम के बाद तो ये आंसर कोई कॉमन मैन भी बता पाएगा। इसका करेक्ट आंसर पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो थोड़ा बैकग्राउंड स्टडी भी कर लें। माइक्रो अरे क्या है? ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम थाउजेंड्स ऑफ जीन्स का एक्सप्रेशन एक बार में कर सकते हैं। तो ये है माइक्रो अरे। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, जिसमें अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर आरएनए का सीक्वेंस, बहुत सारे सीक्वेंसेस में से जानना है तो आप नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करेंगे। ये आरएनए के लिए है। और साउदर्न ब्लॉटिंग ये है डीएनए के लिए। एक पर्टिकुलर डीएनए को अगर आपको खोजना है तो ये आप साउदर्न ब्लॉटिंग करेंगे। वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी है, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। वेस्टर्न ब्लॉटिंग ये काम करता है प्रोटीन के लिए। अगर आपको पर्टिकुलर प्रोटीन मिक्सचर है, इन अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, उसमें कोई आपको एक पर्टिकुलर प्रोटीन का स्टडी करना है तो आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग करेंगे। इसके ऊपर भी नेट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो ये आप याद रखिएगा। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए, साउदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्पीशीज रिचनेस इज हायर इन ट्रॉपिकल देन टेम्परेट रीजन बिकॉज ट्रॉपिकल रीजन जो है, ये रहा ट्रॉपिकल रीजन। ये ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा डाइवर्सिटी और ज़्यादा रिचनेस भी है स्पीशीज़ की इन कंपैरिजन टू दी टेम्परेट रीजन। वाई? क्योंकि इसमें पहला लिखा गया है कि इवापो ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस, डाइवर्सिटी डिक्रीज होता है इवापो ट्रांसपिरेशन के डिक्रीज के साथ। ये कुछ मैच नहीं कर रहा है। ट्रॉपिकल रीजन जनरली हैव मोर अवेलेबल वाटर एंड हायर लेवल्स ऑफ सोलर रेडिएशन। ये देखिए बिल्कुल सही बात है, हाई लेवल्स ऑफ सोलर रेडिएशन, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये इक्वेटर है।
तो नेक्स्ट, हायर टेम्परेचर कॉजेज मोर रैपिड स्पीशिएशन, ऐसा कुछ बात नहीं है। ट्रॉपिकल रीजन्स हैव वेरी हाई रेट्स ऑफ इमिग्रेशन एंड वेरी लो रेट्स ऑफ एक्सटिंक्शन, कुछ सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ये। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि इन इलेक्ट्रोफोरेसिस द बैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग द जेल्स विद अ फ्लोरेसेंट डाई, ये देखना फ्लोरेसेंट डाई, which intercalates between the stocked bases such a dye is, जो सपोज ये डीएनए है, यहाँ पे ये बेसिस है, ये यहाँ इंटरकेलेट कर जाती है, तो उस डाई का नाम क्या है? जो लैब वर्क करते होंगे उनको ये ऑब्वियसली पता है, इसका आंसर है इथिडियम ब्रोमाइड, ETBR हम बोलते हैं इसको। तो इथिडियम ब्रोमाइड एक कार्सिनोजेनिक एजेंट भी है, इसीलिए हम इसको बहुत सावधानी से यूज़ करते हैं। और बाकी ब्रोमोफिनॉल ब्लू इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ होता है, लेकिन ब्रोमोफिनॉल ब्लू क्या है, जब हम सैंपल बफर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो द सैंपल बफर कंटेन्स एन आयनाइजेबल ट्रैकिंग डाई, जो कि ब्रोमोफिनॉल ब्लू है, दैट अलाउज द इलेक्ट्रोफोरेटिक रन टू बी मॉनिटर्ड। तो ये भी डालते हैं, लेकिन जब फ्लोरेसेंट डाई का बात हो रहा है और ये इंटरकैलेशन का भी बात हो रहा है, तो हम इथिडियम ब्रोमाइड। और क्रिस्टल वायलेट तो आपको अपने MSc के प्रैक्टिकल्स वगैरह में किया होगा, ये और ये फ्यूजन स्टेन भी, जो हम स्लाइड्स बनाते हैं तो ये यूज़ करते हैं। वो लैक्टोबैसिलस का स्लाइड्स बनाया होगा, उसमें क्रिस्टल वायलेट यूज़ किया था। और ये F स्टेन भी शायद प्रोटीन के उसमें यूज़ करते हैं, या वो भी कुछ ऐसे ही है, तो इसका करेक्ट आंसर है इथिडियम ब्रोमाइड। इसमें पूछा गया है कि गैस क्रोमेटोग्राफी में द बेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द वोलेटाइल मटेरियल इज द डिफरेंस इन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और एक वाटर फेज में, दोनों का रेशियो, अगर किसी भी एक सॉल्यूट प्रेजेंट है एक वाटर फेज में और एक प्रेजेंट है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फेज में, दोनों फेज में उस सॉल्यूट के कंसंट्रेशन का रेशियो हम कहते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट। कंडक्टिविटी क्या है? ये तो फिर कंडक्टिविटी तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ वैसा, आप उसी से रिलेटेड है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं होगा। मोलारिटी तो आपको पता ही है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो ये है मोलारिटी, ये नहीं है। कंडक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टिविटी आपने पढ़ा होगा, इसका करेक्ट आंसर है पार्टीशन कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनोजोइक एरा रेफर्स टू द एज ऑफ, ये जिसको पता होगा उसने ही किया होगा, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये बाद वाला एरा है, ये सब पहले वाले एरा के एनिमल्स हैं, ये बाद वाला एरा है। सीनोजोइक एरा हमारा वाला है, इसीलिए ये याद रखने का है, क्योंकि अपना तो याद रहना चाहिए ना, सीनोजोइक एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि हम कम्पिटिटिव भी पढ़ते हैं, नॉन कम्पिटिटिव भी पढ़ते हैं और अनकम्पिटिटिव भी पढ़ते हैं। तो इन तीनों का हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लॉजिकली निकालें इसका KM वैल्यू और Vmax ज़्यादा होगा या कम होगा, इतना टाइम नहीं रहता है। तो आपको कैसे याद रहेगा कि आपको कैसे याद रखना है, मैं बताऊंगी आपको। जैसे साइड में डायग्राम में नज़र आ रहा है, आपको कैसे याद रखना है कि जो कम्पिटिटिव है उसमें KM वैल्यू, तो जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, कम्पिटिटिव इनहिबिशन में KM ज़्यादा Vmax कम, नॉन कम्पिटिटिव में KM कांस्टेंट Vmax डिक्रीज, और अनकम्पिटिटिव में KM कम Vmax भी कम। तो इससे हमारा करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 या 2021 में ही स्लेट में। During DNA synthesis, an RNA primer is required by DNA polymerase because the enzyme requires a free 3-OH group. ये जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा है, फ्री 3-OH ग्रुप जो है वहीं पे आके दूसरा बाइंड करता है,
तो इसका करेक्ट आंसर है फ्री ट्रीटेड सोयल। इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पूरा ठीक से एनालाइज करके जाइए ताकि आपको ये सब दिक्कतें नहीं देखनी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, two regression lines intersect at a point and form a 19-degree angle. The relationship between the variables is expected to be. इसका ऑप्शंस मुझे इन तीनों में से कुछ एक लग रहा है। डी तो नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि 19 डिग्री तो बहुत ही कम एंगल है दोनों के बीच में, ऐसा ही कुछ होगा। पर जब दो लाइंस ऐसे इंटरेक्ट करते हैं, मतलब 90 डिग्री एंगल बना के, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि वो पुअर है। लेकिन 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहा है, 19 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इन तीनों में से कोई एक है, तो इसको मैं फ़िलहाल स्टार मार्क में रखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजिनस फिश स्पीशीज इज एन एक्सीलेंट लार्विसाइडल स्पीशीज स्पेशली फॉर कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो लार्वा। हम लोग को लार्वी, एक गम्बूशिया तो बिल्कुल बहुत ही फेमस है, वो सभी को पता है, पर इसका आंसर फिशरी की कोई स्पेशलिस्ट अगर देख रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगी इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट करें। इसका मुझे नहीं मालूम आंसर, तो इसका आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ वेलेसिस लाइन? वेलेसिस लाइन एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे, अल्फ्रेड वालस, उनके द्वारा इसके बारे में फर्स्ट टाइम बात की गई थी। तो ये दो बायोजियोग्राफिकल रिम्स को सेपरेट करने का बात करता है, जो कि है एशिया के सुमात्रा साइड का ये रीजन और ऑस्ट्रेलिया, ये दो रीजन को जो सेपरेट करता है इसको हम कहते हैं वालेसिस लाइन। आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा, ये है वालेसिस लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, a divide between two tectonic plates resulting in very different species either side of the divide around Bali। बाली हिमालयाज है तो नहीं होगा, क्योंकि बाली उसी साइड है। अमेज़न, ये साउथ अमेरिका के बारे में बात किया जा रहा है, ये भी नहीं है। और ये एक अल्टरनेट जोन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन वेजिटेशन कम्युनिटीज़, ये ऑल्टीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। हम ऑल्टीट्यूड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये करेक्ट आंसर है, आंसर बी। तो आज के 20 क्वेश्चंस यही थे। आई होप कि आपको कुछ भी सीखने मिला होगा इससे। तो बाकी 20 क्वेश्चंस हम कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।